हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राजेश कुमार सोनी जुडिशियल एग्जाम वॉचर से, और ये मेरा चैनल जुडिशरी की जितनी भी एग्ज़ाम्स होती हैं उनके लिए समर्पित है। अभी हाल में 8 अक्टूबर को MPCJ होने वाला है और आज मैं MPCJ को ध्यान में रखते हुए परिसीमा अधिनियम डिलिमिटेशन एक्ट 1963 के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य लेकर के आया हूँ। एक कुछ पूछा ही जाता है और ये कुछ ऐसे तथ्य हैं परिसीमा अधिनियम के बारे में जिनको जानना आपके लिए आपको ज़रूरी है। और इन तथ्यों के बगैर ये जो फैक्ट्स हैं इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनके बगैर परिसीमा अधिनियम को समझना ही कठिन होता है। तो आपको कुछ बेसिक्स मालूम होने चाहिए परिसीमा अधिनियम के। और सीजे में क्वेश्चन सब्सटेंटिव आते हैं, बेसिक से लेकर के क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। और ये तकरीबन 4 क्वेश्चन आपके सीजे में MPCJ में इस एक्ट से पूछे जाते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन बेसिक ज़रूर होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं ये फैक्ट्स कौन से हैं और कितने महत्वपूर्ण हैं और आपके कितने काम के हैं। तो जुडिशियल एग्ज़ाम वॉचर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। और हमारे चैनल का वादा है कि आपको जो भी मटेरियल देंगे वो इतना सब्सटेंटिव होगा कि अगर आप अपना समय 5-10 मिनट मेरे वीडियो को देंगे तो वो ख़राब नहीं होगा, ये मेरा वादा है। पहला फैक्ट है परिसीमा विधि क्या है, क्या ज़रूरत है इसकी हमको। तो परिसीमा विधि वह विधि है जो समय की एक निश्चित अवधि निर्धारित करती है और जिसके बीतने के बाद कोई वाद, आवेदन या अपील आदि दायर नहीं की जा सकती। यानी किसी भी न्यायालय में यदि किसी वाद के लिए कोई निश्चित समय इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित कर दिया गया है तो वह समय बीत जाने के बाद कोई भी व्यक्ति वो वाद, अपील या आवेदन दायर नहीं कर सकता है। और ये टाइम को कंसोलिडेट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। अगर ऐसा नहीं होता तो कोई भी कभी भी न्यायालय में आ जाता अपने राइट को एक्सरसाइज करने के लिए, न्याय मांगने के लिए, तो अराजकता हो जाती। तो ये एक्ट एक्चुअली कंसोलिडेट करता है और जिसको भी अपने राइट चाहिए तो उसको विजिलेंट बनाता है। क्योंकि विजिलेंट को तो न्याय मिलता है, नेग्लिजेंट को न्याय नहीं मिलता है। दूसरा जो फैक्ट है वो ये है कि परिसीमा विधि एक व्यवहारिक विधि है, एग्जेक्टिव लॉ है, यह सारवान विधि नहीं है। यानी कि सारवान विधि वह होती है जो किसी राइट लायबिलिटी को क्रिएट करती है, लेकिन परिसीमा विधि ये एक व्यवहारिक विधि है, एग्जेक्टिव लॉ है, यह किसी राइट को क्रिएट नहीं करती है, यह आपको एक रेमेडी देती है। और अगर टाइम निकल गया तो आपकी रेमेडी को बार करती है, आपके राइट को बार नहीं करती है। तो परिसीमा विधि जो है किसी प्रकार का कोई अधिकार का सृजन नहीं करती है, ये आपको याद रखना है। यह केवल उपचार को बाधित करती है, यह न तो किसी अधिकार का सृजन करती है और न ही किसी अधिकार को समाप्त करती है। दोनों बातें हैं इसके अंतर्गत। जो भी आपके पास राइट है उसे टाइम निकल जाने के बाद उस राइट के लिए रेमेडी कोर्ट में समाप्त कर देती है, उसको बाधित करती है, लेकिन आपका राइट बना रहेगा। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी को उधार दे दिया और 1 साल के लिए उधार दे दिया और उसने कहा भी कि मैं 1 साल के बाद आपका पैसा वापस कर दूंगा। अब 1 साल पूरा होने के बाद ना आपने पैसा मांगा ना वो वापस करने आया। कुछ समय बाद आपको याद आई कि अरे भाई मैंने तो किसी को पैसा उधार दे रखा है और मुझे आज पैसे की ज़रूरत है। आपने देखा कि हाँ मेरा पैसा फला
के पास उधार पड़ा हुआ है, आप उसके पास गए और उससे अपने पैसे की मांग की और उसने पैसा देने से मना कर दिया। अब आपने सोचा आप क्या करें, तो अब आप किसी वकील के पास जाएंगे और वकील को जाके अपना पूरा मामला बताएंगे। अब वकील ने पूछा कि साहब आपने पैसा कब दिया था? बोले वो अपने टाइम बताया कि मैंने 1 साल के लिए पैसा 1 साल पहले दिया था। बोले ठीक है, कोई बात नहीं है। अब आप पैसा दिए हुए कितने साल? बोले वो तो 5-6 साल हो गए, मुझे अभी याद आया तो मैंने सोचा कि चलो भाई अपना पैसा है उसको ले लेते हैं। तो वकील साहब क्या कहेंगे? वकील साहब यही कहेंगे कि भाई अगर पैसे वाला मामला है तो उसके लिए हमारी जो परसीमा विधि है वो 3 साल का समय निर्धारित करती है। आपने 1 साल के लिए पैसा दिया था, आप 1 साल के बाद से 3 साल तक अपना पैसा कोर्ट के माध्यम से ले सकते थे। अगर 3 साल से अधिक गुजर गए हैं तो अब आप अपना पैसा कोर्ट के माध्यम से वाद दायर करके मुकदमा कायम करके नहीं ले सकते हैं। तो आपको रेमेडी तो नहीं मिलेगी, लेकिन आपके पास जो राइट है, आपका पैसा उसके पास आता है, वो पैसा लेने का अधिकार आपके पास है, लेकिन वो पैसा आप कोर्ट के बाहर ले सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं, लेकिन कोर्ट के थ्रू आपको पैसा नहीं मिलेगा और कोर्ट कैन नॉट हेल्प यू बिकॉज यू हैव कम आफ्टर द पासिंग ऑफ टाइम प्रेस्क्राइब बाय द एक्ट। अब तीसरा फैक्ट है, उपरोक्त नियम का एक अपवाद इसी अधिनियम की धारा 27 में है और यही केवल धारा ऐसी है जो आपके राइट और रेमेडी दोनों को बार करती है। उपरोक्त नियम का एक अपवाद इसी अधिनियम की धारा 27 में है जो न केवल उपचार को बाधित करती है बल्कि अधिकार को भी समाप्त करती है। यह एकमात्र धारा है इस एक्ट के अंदर जो इस नियम का अपवाद है। और नियम क्या है? नियम यही है जो सेकंड नंबर पर मैंने लिखा है कि यह केवल उपचार को बाधित करती है। यह ना तो किसी अधिकार का सृजन करती है और न ही किसी अधिकार को समाप्त करती है। यह सामान्य रूल है, लेकिन इसी रूल का इसी अधिनियम में धारा 27 में अपवाद दिया गया है कि यह उपचार और अधिकार दोनों को समाप्त करती है। चौथा फैक्ट है कि यह एक देसी विधि है, लेक्स फोरी है। देसी विधि का मतलब यह होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई संविदा किसी स्थान पे की गई, तो अब अगर संविदा का निर्वचन हमको करना है तो जिस स्थान में संविदा की गई है उसी स्थान में जो प्रचलित विधि है उसी विधि के अकॉर्डिंग उस संविदा का निर्वचन किया जाएगा। तो ऐसी विधियां लेक्स फोरी कहलाती हैं जो देसी होती हैं, स्थान विशेष में लागू होती हैं। पांचवा फैक्ट है, मर्यादा विधि का समान नियम है कि मर्यादा का अवरोध वादी के विरुद्ध प्रतिवादी द्वारा ही उठाया जा सकता है। तो ये थोड़ा सा मार्केट की बात है कि अगर पूछा जाए कि मर्यादा विधि का प्रश्न कौन उठाएगा, कौन कहेगा कि साहब इनका मामला मर्यादा विधि से बाधित है या टाइम बार्ड है या समय निकल जाने के बाद ये अपने राइट को एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये जो बात होती है वो प्रतिवादी ही उठाता है। तो ये रेमेडी जो है इसको कि टाइम बार्ड है या टाइम बार्ड नहीं है क्या है, इसका जो डिस्प्यूट होता है वो प्रतिवादी द्वारा ही उठाया जाता है। तो मर्यादा विधि का ये समान नियम है कि मर्यादा का अवरोध वाला जो प्रश्न है कोर्ट के सामने वो प्रतिवादी द्वारा ही उठाया जा सकता है, क्योंकि वादी तो अपना राइट एक्सरसाइज करेगा ही। अब अगर किसी को राइट एक्सरसाइज नहीं करने देना है तो उसको फिर बहाना चाहिए, उसको एक ग्राउंड चाहिए। अगर वो विजिलेंट पर्सन है तो अंडर टाइम होगा, विद इन टाइम होगा। अगर वो निग्लिजेंट पर्सन है तो हो सकता है कि वो टाइम आफ्टर टाइम आया हो कोर्ट में, तो प्रतिवादी को इससे मौका मिलता है। 6 नंबर का फैक्ट है, प्रतिवाद के विरुद्ध कोई मियाद नहीं होती। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जिसे आपको याद रखना है कि ये जो मियाद होती है वो वाद दायर करने के लिए होती है, और वाद दायर करने में जो प्रतिवादी होता है, जो प्रतिवाद वो भी दायर करना चाहता है, तो प्रतिवाद तो तभी दायर करेगा ना जब कोई वाद होगा। तो प्रतिवाद के लिए कोई मियाद नहीं होती। ये फैक्ट था। और इसके बाद जो 7th फैक्ट है वो ये है कि परसीमा काल यानी कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या होता है। तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन का तात्पर्य
उस समय से है जो किसी वाद, आवेदन या अपील के लिए इसी अधिनियम की अनुसूची द्वारा विहित है, यानी कि अनुसूची में दिया गया है। इस अनुसूची का कॉलम 3 है जिसमें पीरियड ऑफ लिमिटेशन को इंगित किया गया है। तो परसीमा काल का मतलब होता है इसी अधिनियम की अनुसूची में दिया गया वह टाइम जो किसी वाद, अपील या आवेदन के लिए निर्धारित है कि इतने समय के अंदर अमुक वाद में इतने समय के अंदर आपको मामला कोर्ट में ले आना चाहिए। अगर उसके बाद लाते हैं तो फिर आप मामला नहीं संस्थित कर पाएंगे जब तक आपके पास कोई ऐसे कारण नहीं होंगे। इसके बाद विहित काल की बात करता है तो विहित काल प्रिस्क्राइब्ड पीरियड कहलाता है। प्रिस्क्राइब्ड पीरियड वो होता है कि उस समय से इसका तात्पर्य है, विहित काल से तात्पर्य उस समय से है जो इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संगठित किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो विहित काल है, प्रिस्क्राइब्ड पीरियड है, ये आपको एक्ट के अंदर जो उपबंध हैं उनके माध्यम से मिलता है। कैसे मिलता है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो जब काज ऑफ एक्शन उसके सामने उत्पन्न हुआ उस समय वो अवेक्स होता है, माइनर होता है। अब माइनर होता है या मान लीजिए किसी वो लीगल डिसेबिलिटी से भी ग्रसित है, वो जो इसी अधिनियम का सेक्शन 6, 7 और 8 है, इसके अंतर्गत ये लीगल डिसेबिलिटीज को बताया गया है। तो अगर कोई पर्सन ऐसा है जब उसके पास काज ऑफ एक्शन है उसके पास, लेकिन वो वाद दायर नहीं कर सकता, या तो माइनर है या वो किसी डिसेबिलिटी से ग्रस्त है, तब ऐसी स्थिति में इस अधिनियम के जो उपबंध हैं वो उनको प्रिस्क्राइब पीरियड देते हैं। उस कि अगर वो अवेक्स है, माइनर है, तो मेजर होने के तारीख के बाद से वो काज ऑफ एक्शन के लिए वो लिमिटेशन पीरियड शुरू होगा। अगर उसको डिसेबल है तो उसकी डिसेबिलिटी खत्म होने के बाद से जैसे भी स्थिति होगी उस हिसाब से उसका लिमिटेशन पीरियड शुरू होगा और उस लिमिटेशन पीरियड के अंदर फिर उसे वाद फाइल करना होगा। तो ये सब जोड़ करके देखा जाएगा तो वो प्रिस्क्राइब पीरियड कहलाएगा। तो ये प्रिस्क्राइब पीरियड जो होता है वो इस जो परसीमा अधिनियम के अंदर जो उपबंध दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग संगठित किया जाता है कि किस व्यक्ति को किस मामले में किस तरह कितना समय मिल सकता है। लेकिन लिमिटेशन पीरियड कम ज़्यादा नहीं होता है। लिमिटेशन पीरियड वही होगा जो अनुसूची में दिया गया है और आपको वाद भी उसी लिमिटेशन पीरियड के अंदर ही लाना होगा और संगठित करने के बाद भी वो आपको लिमिटेशन पीरियड वहाँ मिलेगा। अगला पॉइंट है 9 नंबर का। 9 नंबर में देखते हैं तो 9 नंबर का जो फैक्ट है वो है कि पक्षकार अपनी सहमति के द्वारा मर्यादा काल में विस्तार या परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कोई भी पक्षकार किसी भी संविदा द्वारा, किसी भी करार द्वारा जो परसीमा काल दिया है अनुसूची में, उस अनुसूची में दिए गए परसीमा काल में न तो वो उसको कम कर सकते हैं न ही उसको ज़्यादा कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी पक्षकार किसी भी करार या संविदा द्वारा आपस में ये तय नहीं कर सकते हैं कि भाई किसी मामले में अगर परसीमा 3 साल का है तो भाई हम चलो 4 साल के बाद वाद दायर कर लेंगे और कोर्ट आपको कंसेंट दे देगा कि हाँ ठीक है भाई। तो ऐसा नहीं हो सकता है। जो अवधि दी गई है उसी अवधि के अंदर ही आपको वाद लाना होगा। उसे आप कम नहीं कर सकते हैं, उसे आप ज़्यादा नहीं कर सकते, किसी भी संविदा या करार द्वारा ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्या पक्षकार अपनी सहमति से मर्यादा काल में विस्तार कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। कम कर सकते हैं, कम भी नहीं कर सकते हैं। परीक्षाओं में खासतौर से बेसिक से पूछा जाता है परसीमा काल क्या होता है और नीचे 4 ऑप्शन होते हैं। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि परसीमा काल उसी अधिनियम में जो सूची दी गई है उस सूची में जो विहित है, जो भी टाइम दिया गया है वो टाइम परसीमा काल है। और प्रिस्क्राइब्ड पीरियड वो है जो हम उपबंधों के अनुसार संगठित करते हैं, इसके बाद निकाल के बताते हैं कि साहब हाँ इसको इतना समय ये पूरा मिला करके इतना होता है, इसके बाद लिमिटेशन इनका ये आता है और इस तरह से ये वाद दायर करने में सक्षम है। नेक्स्ट पॉइंट 10 नंबर का है, मर्यादा का अवरोध पहली बार अपील के न्यायालय में केवल तभी उठाया जा सकता है जब मर्यादा के प्रश्न के अवधारण के लिए आवश्यक तत्व स्वीकृत हो। पहली बात तो यह कि जो मर्यादा का प्रश्न होता है वो प्रथम न्यायालय में ही उठाया जाता है, अपील के न्यायालय में नहीं उठाया जाता है।
प्रथम बार के न्यायालय में ही मर्यादा का प्रश्न उठाया जाता है प्रतिवादी के द्वारा। लेकिन अपील के न्यायालयों में पहली बार केवल उस अवस्था में उठाया जा सकेगा जब मर्यादा के प्रश्न के अवधारण के लिए जो भी आवश्यक तत्व हो वो पहले से स्वीकृत कर लिए गए हों। और अपील में हमें दिखाना होगा कि साहब ये तत्व स्वीकृत किए जा चुके हैं, इसलिए मर्यादा का प्रश्न हम उठा रहे हैं। तो ये है कि अगर प्रथम बार के न्यायालय में ही मर्यादा का प्रश्न उठाया जाएगा और अपील के न्यायालय में पहली बार तभी उठाया जाएगा जब उसके लिए आवश्यक तत्वों का स्वीकृत किया जा चुका हो। अंतिम फैक्ट है, यदि मर्यादा के वर्जन का अभिवचन पक्षकार द्वारा नहीं उठाया गया है तो न्यायालय को यह अधिकार है कि मर्यादा के प्रश्न पर विचार करे। इसका मतलब ये है कि यदि पक्षकारों के द्वारा मर्यादा का प्रश्न न्यायालय में नहीं उठाया गया है तो भी न्यायालय को यह अधिकार है कि वह मामले को देखे और ये सुनिश्चित करे कि जो मामला आया हुआ है जिसमें कि मर्यादा का प्रश्न उठाया ही नहीं गया है तो क्या ये मर्यादा के अंदर है। अगर मर्यादा के अंदर नहीं है, मर्यादा समय के बाहर उसको लाया गया है, तो न्यायालय उस मामले को खारिज कर सकता है। उसके पास ये अधिकार है कि वो मर्यादा के प्रश्न पर विचार करे और यदि मर्यादा से बाहर का टाइम निकल चुका है, मर्यादा का समय काल बीत चुका है, तो उस मामले को खारिज कर सकता है। ये न्यायालय के पास अधिकार है। तो इस तरह से ये 11 फैक्ट्स हैं और इनसे कोई ना कोई एक क्वेश्चन बेसिक को लेकर के आ जाता है, इसमें मुझे डाउट नहीं है। अगर आप इन 11 फैक्टों को अच्छे से समझ लेते हैं तो 1 नंबर तो आपका पक्का हो जाता है, क्योंकि 4 क्वेश्चन आने हैं और 4 नंबर के ही होते हैं। तो अगर ये मेरे फैक्ट आपके काम आए तो मेरी मेहनत सफल होगी, मैं ये मानता हूँ। और ये फैक्ट अगर आप एक बार देख करके जाएंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट आप मुझे देंगे मेरे वीडियो को देखने के लिए, लेकिन ये 10 से 15 मिनट आपके ख़राब नहीं होंगे, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। और हो सकता है कि 11 के 20 से ही कोई ऐसा क्वेश्चन हो कि अगर सीधे नहीं हो, जैसे मैंने लिख रखा है सीधे नहीं लिखा हो, फिर भी इन 11 अगर ये 11 पता है तो फिर आपसे वो क्वेश्चन बन सकता है। और इसी आशा के साथ मैं कहूँगा कि अगर ये आपकी मैं हेल्प कर पा रहा हूँ तो आप मुझे लाइक करें और कमेंट करें। अगर आपके पास कोई एक्ट को लेकर के कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको संतुष्ट करूँ, आपके प्रश्न का समुचित उत्तर आपके पास पहुँचाऊँ। और आगे अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप कमेंट करेंगे तो मैं इसके आगे के परसीमा अधिनियम के 1-2 वीडियो डाल दूँगा जो आपको सीजे में बहुत हेल्प करेंगे। चूँकि परसीमा अधिनियम 5 भागों में बांटा गया है और पहले भाग में केवल सेक्शन 1 और 2 है जो केवल एक्ट के बारे में ही बताते हैं। दूसरे भाग में जो सेक्शन 3 से स्टार्ट होता है और ये बहुत ही बेसिक भाग है और ये वाद, अपील और आवेदन से संबंधित है। तो इसको लेके मैं चैप्टर वाइज, भाग वाइज, पार्ट वाइज मैं वीडियो आपको दूंगा। ये मेरी कोशिश है, लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर आप कमेंट करते हैं तो मुझे और अच्छा लगेगा कि भाई आपने डिमांड की है तो आपके लिए मैं और बेहतर कर सकूं। इसी आशा के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।